नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 की मनोविज्ञान हम पढ़ रहे थे, इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। इसमें 8, 9 और 10 तीन पार्ट जो है वो रह गए हैं। इसमें से रीट के अकॉर्डिंग कुछ मैटर जो है वो उपयोगी है और ये आरबीएससी बोर्ड की पुस्तक है तो इम्पोर्टेंट तो खैर है ही। और कक्षा 11 की मैंने कंप्लीट करवा दी थी, अब कक्षा 12 की भी कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। तो तीन क्लासेज या 4 क्लासेज और रहेगी अपने 8, 9 और 10 में। तो 8वां पार्ट है मनोविज्ञान तथा जीवन। इसमें मैंने खास खास चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है। हालांकि रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सीधा सीधा तो नहीं है, मगर चीज़ें अगर क्लियर होगी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे मान लो द्वंद्व क्या है, भग्नाशा क्या है, जिज्ञासा क्या है, भेदभाव क्या है, तो इनकी मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो है ना वो जाननी ज़रूरी है। तो चलो अपन देख लेते हैं कि इसमें मानव, देखो पाठ का नाम क्या है, मनोविज्ञान और जीवन। इसमें हम पर्यावरण का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। तो पर्यावरण तो अपने मनोविज्ञान में पढ़ते ही है, टॉपिक में है ही। पर्यावरण मैत्री व्यवहार को बढ़ाने के बारे में जान सकेंगे और सामाजिक मुद्दों पर व्यवहार को समझ सकेंगे। तो आधे घंटा आप निकालिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, फायदा होगा। तो मानव का व्यवहार सामान्यतया अपने आसपास के भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यानी अपना जो व्यवहार है, आसपास माहौल कैसा है, भौतिक वातावरण कैसा है, सुख सुविधाएं, चीज़ें, समाज कैसा है, प्राकृतिक कैसा है, पेड़ पौधे, हरियाली, शुष्क वातावरण कैसा, मरुस्थल अलग अलग, सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। मनुष्य के बीच में और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया चलती रहती है और आदिकाल से चलती आई है। मानव क्रियाओं से पर्यावरण पर पुष्कर प्रभाव पड़े हैं। अब हमारी जो क्रियाएं हैं, मानव की जो गतिविधियां हैं, जैसे पेड़ पौधों को काटना, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब से क्या हुआ है, जैसे प्रदूषण हुआ, शोर हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, और इन चीज़ों का वापस मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। पहले मनुष्य ने हरकतें की, जिससे पर्यावरण दूषित हुआ तो मनुष्य पर वापस उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखी है, वो ये आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। मानव और पर्यावरण का संबंध, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, इन्विरोनमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वाभाविक, नेचुरल, और एक होता है निर्मित। स्वाभाविक का मतलब हो गया कि जैसे बाहर जो वातावरण है वो स्वाभाविक है, आसमान में बादल है, कोई पेड़ उगे हुए हैं। एक निर्मित है कि कमरे के अंदर हमने पंखा लगाया, एसी लगाई, लाइट लगाई, किताबें रखी, शांत वातावरण बनाया, शोरगुल किया, वो निर्मित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है पेड़ पौधे, हवा, तापमान, ये आ जाते हैं। और निर्मित में जैसे अपना नगर है, मान लो शहर है, मकान है, दफ्तर है, पुल है, सड़कें हैं, ये सब चीज़ें निर्मित है। तो नैमित्तिक का क्या यहाँ पे आया है, मानव पर्यावरण संबंध को लेकर अनेक दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण अल्पमतवादी का है कि भौतिक पर्यावरण मानव व्यवहार, स्वास्थ्य, कल्याण पर नगण्य प्रभाव डालता है। यानी अल्पमतवादी कहते हैं कि मानव के ऊपर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पक्ष है नैमित्तिक, ये कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण का अस्तित्व ही प्रमुखतः मनुष्य के सुख और कल्याण के लिए है। पर्यावरण पर मनुष्य के अधिकांश प्रभाव इसी परिप्रेक्ष्य को प्रतिबंधित करते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, यह पर्यावरण को मूल्यवान वस्तु के रूप में मापता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक जो नज़रिया है वो पर्यावरण को मूल्यवान मानता है और मानना भी चाहिए। पर्यावरण का मानव व्यवहार पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए पर्यावरण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे मान लो स्वच्छ हवा, धूप, सुबह की खुली हवा, और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए शाम को आप देखिए, शाम को 6-7 बजे आप छत पे जाइए, खुली हवा में घूमिए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह उगते हुए सूर्य को देखिए, शाम को चंद्रमा को देखिए। ये चीज़ें क्या है, ये हमारे प्रक्रियाओं को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। शोर, अब कुछ पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व है, जैसे शोर क्या है, कोई ऐसी ध्वनि जो खींच या चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करें, अप्रिय हो, उसे शोर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी सामान्य बोल रहा हूँ, अब पीछे से कोई आवाज़ आए कट कट की, कटर पटर की, तो क्या होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, खींच या चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होगा। तो ऐसी ध्वनि उसे शोर कहते हैं। दीर्घकाल तक शोर क्या होता है, कष्टप्रद होता है। थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, मगर पूरे दिन चर पर चलता रहे तो इससे क्या होगा, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, एकाग्रता में कमी आदि। अब जो लोग, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो लोग शोर से घिरे रहते हैं पूरे दिन,
वो क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार ढल जाते हैं। मगर एक अनुकूलन की भी सीमा होती है। अब जैसे आप देखते हैं ना, जो कटर मशीन चलाते हैं, कोई और चलाते हैं, उनके लिए तो सहन हो जाता है, मगर जो व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है ना, दूसरा, उनके परेशानी होती है। छोटी संख्या का जोड़ या कट, अब जैसे शोर से क्या होता है, व्यक्ति बाधित होता है, मगर छोटे काम तो हम कर लेते हैं, जैसे छोटी संख्या की जोड़ है, इनमें शोर कोई दिक्कत नहीं करता। मगर गंभीर है, मान लो आपको गहन अध्ययन करना है, उस समय पास में शोर चल रहा है, तो आपकी दिक्कत होगी। प्रदूषण, प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, कार्य कुशलता में कमी आती है, चारों ओर कूड़ा वगैरह फैलता है, तो उससे धूल के कण वगैरह नष्ट होकर स्वास्थ्य खराब होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है, आंखों में जलन आदि होती है। तो ये तो विज्ञान का टॉपिक है। वैसे भीड़ वह प्रतिबल और बेचैनी है जिसमें हमें किसी उच्च स्तरीय घनत्व वाले भूभाग में रहने पर होता है। अब भीड़ जैसे मान लीजिए हम दुकान में है, रेलगाड़ी के डब्बे में है, छोटे कमरे में है, बस में है, तो भीड़ का अनुभव होता है। ठीक है, उस घनत्व वाले भूभाग में भीड़ की अनुभूति होती है। तो भीड़ से भी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर थोड़ा तनाव उत्पन्न होता है। सामाजिक घनत्व के बढ़ जाने पर व्यक्ति को लगता है कि उसके निजत्व में बाधा उत्पन्न हो रही है। सामाजिक घनत्व का मतलब मान लीजिए 100 आदमी, 50 आदमी, उनके बीच में आप बैठे हैं, तो भीड़ के बीच में हम न खुल कर बैठ सकते हैं, न खुल के खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो निजत्व है, प्राइवेसी, यानी हम दिन भर चाहे कितना ही आप किसी भी शादी में जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, मगर लास्ट में आप थक के ये सोचेंगे घर जाएं, ड्रेस चेंज करें, आराम से रिलैक्स होकर अपने कमरे में बैठें। तो वो क्या होता है, निजत्व है। तो निजत्व का अतिक्रमण होता है ना, तो व्यक्ति में रोष की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए आप, अभी गर्मियाँ है, आप अपने छत के बाहर बैठते हैं या रात्रि में छत पे सोते हैं, अब आपको डर है कि पड़ोसियों को अपन दिख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अपना निजत्व जो है वो अतिक्रमण होता है और उससे अपने अंदर थोड़ी खीज या रोष उत्पन्न होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, उद्गार, युद्ध, महामारी, इनका भी मानव जीवन के साथ साथ उसके मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण मैत्री व्यवहार उन्नयन, अब पर्यावरण के साथ में हम ऐसा व्यवहार उत्पन्न करें कि मैत्री का व्यवहार, तो स्वस्थ पर्यावरण का हम निर्माण करें। तो इसके लिए उपभोक्ता संस्कृति से अतिशय आदतों को हम परित्याग कर दें। जैसे मान लीजिए ऐसी आदतें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जैसे चाहे प्लास्टिक वगैरह का उपयोग हो और हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो कुछ अच्छी आदतें हैं। जैसे वाहनों को अच्छी हालत में रखें। कई वाहन आप देखते हैं ना, ईंधन साइलेंसर में से एकदम काला धुआं निकल रहा है, फिर भी वो उसको लिए उड़ा जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। धूम्रपान की आदत नुकसानदायक है। कानून की हम मदद करें, ठीक है, ज़्यादा शोर उत्पन्न नहीं करें। फालतू के रेडियो टेप ज़ोर ज़ोर से चला दिए तो उसमें क्या मतलब है। कूड़े करकट से निपटने में उपयुक्त प्रबंध किए जा सकते हैं। रसोई घर की अवशिष्ट सामग्री को इधर उधर फेंकने की बजाय, प्लास्टिक के थैलों में बांध कर फेंकने की बजाय उसको ढंग से नष्ट करना चाहिए। ठीक है, वृक्षारोपण लगाने चाहिए। उचित व्यवहार पर पुरस्कार, अनुचित व्यवहार पर दंड, ठीक है, कोई जुर्माना वगैरह। तो जागरूकता। अब है सामाजिक मुद्दे, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद, भेदभाव आदि। अब गरीबी, मनोविज्ञान की परिभाषा में गरीबी जो है वो क्या है, तो गरीब व्यक्तियों में क्या होता है, निम्न आकांक्षा स्तर होता है। आकांक्षा का मतलब इच्छाएं, तो इच्छाएं अपने आप ही ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो गरीब है, और गरीब तो दोनों चीज़ें। अब उसमें इच्छा ये भी नहीं होगी कुछ कर सके। दुर्बल उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी कि उनमें कुछ बहुत कुछ बड़ा करने की भी इच्छा नहीं हो पाती। और निर्भरता की प्रबल आवश्यकता, यानी वो निर्भर रहते हैं, पराश्रित ज़्यादा रह जाते हैं। तो गरीबी के तहत व्यक्ति निराश, शक्तिहीन, अनुभूत अन्याय बोध के साथ जीते हैं और शेष वर्गों के प्रति विद्वेष की अभिवृत्ति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके पीछे वो दूसरे वर्ग है, और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है। तो कभी कभी निर्धनता प्राकृतिक आपदाओं से भी, भूकंप, बाढ़ आदि से भी, तूफान से भी उत्पन्न हो जाती है, कभी जहरीली गैस इत्यादि के रिसाव से भी। निम्न आय और संसाधनों के अभाव से प्रारंभ कर गरीब व्यक्ति, यानी एक तो निम्न आय और संसाधनों का अभाव, निम्न स्तर का उसका फिर पोषण होगा, क्योंकि वो अच्छा खान पान नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव और कौशल, कोई स्किल कोई सीख भी नहीं पाएगा, तो उससे फिर क्या होगा, उसकी गरीबी जो है वो दूर होने में कठिनाई होती है। गाँव गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में जैसे संसाधन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, अन्य सुविधाएं हैं, ये उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार गरीबी अवैध साधनों के बजाय वैध साधनों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु प्रोत्साहित होंगे। भेदभाव, भेदभाव क्या है, किसी जाति, प्रजाति अथवा समूह के प्रति समूह सदस्यता के कारण उत्पन्न गलत
अनुचित अभिवृत्तियों के आधारित नकारात्मक व्यवहार को विभेदीकरण या भेदभाव कहते हैं। यानी किसी एक समूह के प्रति दूसरे समूह के द्वारा नकारात्मक व्यवहार, ठीक है, बराबर का व्यवहार न करना, वो भेदभाव है। और इसमें पूर्वाग्रह होते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं। ये अपन जाति के प्रति या धर्म के प्रति या लिंग, महिला या पुरुष के प्रति, आयु के आधार पे कि बुजुर्ग है, बच्चा है, आर्थिक स्थिति के आधार पे, गरीब है, अमीर है, शारीरिक क्षमता के आधार पे, यानी किसी भी कारणवश हो सकता है कि मेरे में ज़्यादा ताकत है, इसमें कम है, फला फला जो भी। तो इससे क्या होता है, अन्याय उत्पन्न होता है, और अन्याय से फिर कुंठा उत्पन्न होती है, और कुंठा से फिर गुस्सा या हिंसा होती है। अब संविधान में भी मूल अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, तो इसलिए जागरूकता उत्पन्न जरूरी है। और मनोवृत्ति, लोगों की साइकोलॉजी, मनोवृत्ति चेंज करनी जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कम नहीं है, अपनी अपनी जगह सभी उच्च है। सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की विधि भी जरूरी है कि विभिन्न संस्कृतियों को समझना और उनको आत्मसात करना, एसिमिलेशन करना। आक्रामकता, हिंसा व शांति, इन जैसे आक्रामकता क्या है, दूसरों को चोट पहुंचाने की भावना, दूसरों के ऊपर हावी होना, गुस्सा करना, ये आक्रामकता है। इसके पीछे कारण क्या है, भौतिकतावाद, यानी लोगों को सुख सुविधाएं चाहिए, काम नहीं चाहिए, काम नहीं होगा, मेहनत नहीं होगी, सुख सुविधा चाहिए। प्रतियोगिता है, गला काट, लालच है लोगों के अंदर, तनाव है, ईर्ष्या है, तो इन सब चीज़ों की वजह से। बंडूरा एक महान मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने आक्रामकता का परीक्षणात्मक अधिगम द्वारा बताया कि परीक्षण यानी व्यक्ति सीखता है, जैसे उपलब्ध मॉडल है माता पिता या उसके दोस्त, उनसे सीखता है, ठीक है, चलचित्र, दूरदर्शन, इंटरनेट पर जो चीज़ें आ रही है हम उनको देखते हैं, परीक्षण करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो आक्रामकता भी यहाँ से सीखी जा रही है, बंडूरा का ऐसा मानना है। आक्रामकता का कारण कुंठा भी होता है। और कुंठा क्या है, अब देखो मनोविज्ञान में आता है ना, कुंठा क्या है, वांछित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार जब बीच में ही अवरोध हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली मनोदशा को कुंठा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई लक्ष्य बनाया और हम वो करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि आपको आधे घंटा वीडियो देखना है, बीच में बैटरी डिस्क आ गया, बीच में दूसरा फ़ोन आ गया, बीच में इंटरनेट लो आ गया, और बीच में किसी ने काम कह दिया कि एक चाय बनाओ, ये काम करो, बाधाएं आ गई। अब आप 2 मिनट हुआ एकाग्रता आई, फिर 2 मिनट बाधित हुए, तो फिर क्या होगा, काम नहीं हुआ, लक्ष्य में बाधा आई, तो हम निराश होंगे कि छोड़ो यार, नहीं देखेंगे, तो कुंठा उत्पन्न होती है। और कुंठा से फिर क्या होता है, आक्रामकता उत्पन्न होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि आपको आक्रामकता करनी चाहिए, यहाँ कोई वो सिद्ध नहीं हो रहा, मगर हो जाती है, तो इसलिए इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। तो दूसरों के प्रति परानुभूति उत्पन्न की जाए। दूसरों पर हम गुस्सा उतारते हैं, उसके बजाय दूसरों के प्रति परानुभूति। मान लीजिए आपको कोई भला बुरा कहे, आपको कैसा लग रहा है, वैसे ही अगर आप दूसरे के ऊपर गालियाँ निकाल रहे हैं, उसको भला बुरा करें तो उसको वैसा ही लग रहा है। इसलिए परानुभूति यानी अपने साथ कैसा वैसा ही उसके साथ। गरीबी, सामाजिक अन्याय को नियंत्रित करना आवश्यक है। शांति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति जरूरी है। अब है जनसंचार का व्यवहार पर प्रभाव। जनसंचार का मतलब ये जो जितना भी मीडिया है, तो वो सब चीज़ें, तो सूचनाओं और अनुभूतियों का आपस में विनिमय करने का माध्यम क्या है, जनसंचार, ठीक है। भाषा, संकेत, चिन्ह, भाषा के माध्यम से संकेत ये भेजते हैं ना, इमोजी वगैरह से, लाइक कर गुड वगैरह, चिन्ह भेजा, तो वो सब क्या है, तो वो सब एक दूसरे को क्या है, जनसंचार है। चिंतन और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। तो इसमें आजकल तो जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, सिनेमा के साथ साथ मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ये भी चीज़ें आ गई है। तो इन चीज़ों के अत्यधिक प्रयोग से आक्रामकता है, एकाग्रता में कमी है, खेलने कूदने आदतों में कमी है, स्वास्थ्य में नुकसान है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, सृजनात्मकता में कमी आती है, सीखने की क्षमता कम होती है, बहुत सारे नुकसान है, मगर इसलिए इनका सीमित प्रयोग होना चाहिए। और इनको किस तरह से क्या दिखाया जा रहा है, इनके ऊपर लगाम भी जरूरी है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इनमें कोई इतना खास नहीं है। अब 4-5% देख लेते हैं। हमारे चारों जो कुछ भी है उसे चरितार्थ करने वाला पद है, क्या कहलाता है, हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं क्या कहलाएगा, पर्यावरण। पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वाभाविक, ठीक है, और एक होता है बनाया। जैसे मान लो मकान बनाया, कमरा बनाया, उसमें एसी लगा दिया, उसमें हवा, खिड़कियां लगा दी, ठीक है, तो क्या हो गया, निर्मित। तीसरा है यह परिप्रेक्ष्य पर्यावरण को मूल्यवान वस्तु के रूप में संदर्भित करता है, यानी पर्यावरण को बहुत मूल्यवान मानता है। तो अल्लाह मानते नहीं है, तो आत्मिक ये मानते हैं। कोई भी ध्वनि जो खींच या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करें क्या कहलाती है, वो कहलाती है शोर। वे व्यवहार जिनका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण, उन्नत स्वास्थ्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पर्यावरण मैत्री, ठीक है। और ऐसा शारीरिक पर्यावरण मैत्री ही है ना, 5वें में दय, हाँ, ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार जिसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है, तो ये आक्रामकता होती है।
तो दोस्तों ये था पार्ट, बहुत ही शॉर्ट में हमने देख लिया क्योंकि रीट में सीधा सीधा नहीं, इतना कोई मैटर भी नहीं था। अगला है व्यवहारिक मनोविज्ञान। इसमें कुछ चीज़ें आएगी, थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे, फिर 10वां पार्ट 1 पार्ट में। 3 वीडियो और बनेंगे, इसके साथ ही 12वीं क्लास पूरी हो जाएगी। फिर इसका एक कमांड वीडियो बना देंगे, करीब 11, 10, 12 घंटे का जो भी होगा, 8-10 घंटे का वो। उसके बाद में हम कोई और चीज़ शुरू करेंगे मनोविज्ञान में। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।